नमस्कार दोस्तों। आज हम आप पर एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं। भारत सरकार की विनिवेश प्रक्रिया 2.0 पुनर्संरचना, पुनर्पूंजीकरण और पुनर्परिभाषित का दौर चल रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था एक विशाल रेलगाड़ी की तरह है, जिसमें कुछ डिब्बे तेज भागते हैं और कुछ धीरे, और कुछ वर्षों से प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। विनिवेश प्रक्रिया 2.0 उसी इंजन का नाम है जो इन ठहरे हुए डिब्बों को या तो गति देना चाहता है या फिर उन्हें नई पटरी सौंपना चाहता है। विनिवेश 1 से 2.0 तक 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद भारत ने सार्वजनिक उपक्रमों में हिस्सेदारी कम करने की शुरुआत की। यह विनिवेश 1.0 था, जिसका मुख्य उद्देश्य राजस्व जुटाना और घाटे में चल रही इकाइयों का बोझ कम करना था। विनिवेश 2.0 एक अधिक संरचित रणनीतिक और नीतिगत दृष्टिकोण के साथ सामने आया है। यह केवल शेयर बेचने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि यह राज्य की भूमिका को पुनर्परिभाषित करने का प्रयास है। 21-22 के केंद्रीय बजट में सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को 2 वर्गों में बांटा जाएगा। पहला, रणनीतिक क्षेत्र, दूसरा गैर रणनीतिक क्षेत्र। रणनीतिक क्षेत्रों में सीमित संख्या में ही सार्वजनिक उपक्रम रहेंगे, बाकी में सरकार चरणबद्ध तरीके से बाहर निकालेगी। विनिवेश 2.0 की प्रमुख विशेषताएं। रणनीतिक बनाम गैर रणनीतिक क्षेत्र की परिभाषा। सरकार ने 4 रणनीतिक क्षेत्रों की पहचान की है: परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष एवं रक्षा, परिवहन एवं दूरसंचार, बैंकिंग, बीमा एवं वित्तीय। इन क्षेत्रों में न्यूनतम सार्वजनिक उपस्थिति रहेगी। शेष क्षेत्रों में पूर्ण निजीकरण की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे। रणनीतिक बिक्री। पहले आंशिक हिस्सेदारी बेची जाती थी, पर नियंत्रण सरकार के पास रहता था। विनिवेश 2.0 में नियंत्रण का हस्तांतरण भी शामिल है। उदाहरण के तौर पर एयर इंडिया का निजीकरण एक ऐसी ऐतिहासिक कदम था जहां दशकों पुरानी राष्ट्रीय एयरलाइन को निजी क्षेत्र के हाथों में सौंपा गया। LIC का IPO भारतीय पूंजी बाजार के इतिहास में सबसे बड़े सार्वजनिक निर्गमों में से एक रहा। राष्ट्रीय संपत्ति मुद्रीकरण पाइपलाइन, NMP इसे कहते हैं। सरकार ने संपत्ति बेचने के बजाय इन्हें दीर्घकालीन लीज पर देने की नीति अपनाई है। राजमार्ग, रेलवे स्टेशन, पाइपलाइन, वेयरहाउस आदि परिसंपत्तियों से पूंजी जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों, इसमें नीति आयोग की भी भूमिका महत्वपूर्ण है। विनिवेश के लिए संभावित कंपनियों की पहचान करने में नीति आयोग को प्रमुख भूमिका दी गई है, जिससे प्रक्रिया अधिक संस्थागत और पारदर्शी बने। शासन की भूमिका में भी बदलाव होगा। विनिवेश 2.0 का मूल दर्शन है, सरकार का काम व्यापार करना नहीं बल्कि नीति बनाना है। यह परिवर्तन प्रशासनिक दक्षता की दिशा में बड़ा कदम माना जा सकता है। जब सरकार नीति और नियमन पर केंद्रित होगी तो बाजार प्रतिस्पर्धा के माध्यम से सेवा की गुणवत्ता बेहतर हो सकती है। दक्षता और उत्पादकता में भी वृद्धि होगी। सार्वजनिक उपक्रमों में अक्सर राजनीतिक हस्तक्षेप, धीमी निर्णय प्रक्रिया और श्रम संरचना की कठोरता जैसी समस्याएं देखी गई हैं। निजीकरण से निर्णय तेजी से हो सकते हैं, लागत नियंत्रण बेहतर हो सकता है, ग्राहक सेवा में सुधार संभव है। उदाहरण के रूप में एयर इंडिया के निजीकरण के बाद रूट विस्तार और ब्रांड पुनर्निर्माण की दिशा में तेजी देखी गई। इसके सामाजिक प्रभाव भी होंगे। विनिवेश के आलोचक कहते हैं कि इससे रोजगार असुरक्षा बढ़ सकती है। सार्वजनिक क्षेत्र में स्थायित्व की भावना होती है जो निजी क्षेत्र में कम हो सकती है। यहाँ सरकार ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना VRS और कर्मचारी संरक्षण प्रावधानों के माध्यम से संतुलन साधने का प्रयास किया है। देश के राजनीतिक अर्थशास्त्र क्या कहता है? भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में विनिवेश केवल आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक निर्णय भी है। ट्रेड यूनियन, विपक्षी दल और राज्य सरकारें कई बार इसका विरोध करती रहती हैं। इसलिए विनिवेश 2.0 केवल आर्थिक सुधार नहीं बल्कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी परीक्षा है। राजस्व और लक्ष्य प्राप्ति एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। विभिन्न वित्तीय वर्षों में सरकार ने विनिवेश से राजस्व लक्ष्य तय किए हैं। कुछ वर्षों में लक्ष्य पूरे हुए तो कई बार बाजार की परिस्थितियोयों के कारण लक्ष्य कम रहे। उदाहरण के लिए 2021-22 में सरकार ने लगभग 1.75 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा। वास्तविक प्राप्ति लक्ष्य से कम रही, लेकिन बड़े सौदों ने पूंजी बाजार को गहराई दी। अब आते हैं राजकोषीय घाटा, जो कि एक महत्वपूर्ण बिंदु है किसी भी सरकार के लिए। विनिवेश से प्राप्त धन का उपयोग राजकोषीय घाटा कम करने में किया गया। इससे सरकार को उधारी कम करने में सहायता मिली। यदि सरकार हर वर्ष विनिवेश से औसतन 50,000 से 1 लाख करोड़ रुपए जुटाती है तो GDP के अनुपात में घाटे को नियंत्रित रखने में सहायक हो सकता है।
आइए जानते हैं दोस्तों इसका बाजार के पूंजीकरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एलआईसी के आईपीओ जैसे बड़े निर्गमों से भारतीय पूंजी बाजार की गहराई और निवेशकों की भागीदारी बढ़ाई। इससे खुदरा निवेशकों की संख्या बढ़ी, पूंजी बाजार का विस्तार हुआ, वित्तीय समावेशन में सुधार आया। पर संपत्ति उपयोग दक्षता भी बढ़ेगी। राष्ट्रीय संपत्ति मुद्रीकरण के माध्यम से निष्क्रिय परिसंपत्तियों से राजस्व प्राप्त किया। इससे परिसंपत्तियों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित हुआ है जो पहले कम उत्पादक थीं। प्रमुख उदाहरणों का विश्लेषण इस प्रकार से किया जा सकता है कि एयर इंडिया का मामला, दशकों से घाटे में चल रही एयर इंडिया पर सरकार को हर वर्ष हजारों करोड़ रुपए का बोझ डालना पड़ता था। निजीकरण के बाद यह वित्तीय बोझ समाप्त हुआ है। गुणात्मक रूप से यह संकेत देता है कि राज्य अब उद्धारकर्ता की भूमिका से बाहर निकल रहे हैं, और मात्रात्मक रूप से देखें तो इसे राजकोषीय दबाव कम हुआ है। एलआईसी का आईपीओ, एलआईसी के सूचीबद्ध होने से पारदर्शिता और कॉरपोरेट गवर्नेंस के नए मानक स्थापित हुए हैं। हालांकि शेयर मूल्य में उतार चढ़ाव ने बाजार जोखिम की वास्तविकता भी दिखा दी है। आइए देखते हैं दोस्तों विनिवेश प्रक्रिया 2.0 से होने वाले लाभों को आंकड़ों के रूप में स्पष्ट क्या प्राप्त होगा भारत सरकार को। 2023-24 में जैसे 80,000 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था, पर 62,000 करोड़ ही प्राप्त होने की उम्मीद है। प्रमुख सौदे जैसे एयर इंडिया की बिक्री हुई, इससे 18,000 से 20,000 करोड़ रुपए, जिससे सरकारी घाटे पर बोझ में बचत हुआ 3,000 से 4,000 करोड़ रुपए। 3 वर्षों में बाकी घाटा सब्सिडी बचत 10,000 करोड़ रुपए का लाभ होगा। ऐसे ही एलआईसी आईपीओ की राशि करीब 21,000 करोड़ थी। आईपीओ के बाद टैक्स व गवर्नर सुधार हुआ। अनुमानित अतिरिक्त टैक्स वैल्यू जनरेशन 5,000 से 8,000, यानी एलआईसी से लाभ कुल 26,000 से 29,000 करोड़ रुपए। इसी प्रकार अन्य पीएसयू बीपीसीएल से 15,000 से 18,000, कॉनकोर से 6,000 से 8,000, अदर पीएसयू से 40,000 से 45,000। अन्य कुल आय हो जाएगी 60,000 से 71,000 करोड़ रुपए। इस प्रकार से हमें काफ़ी ज़्यादा राजस्व प्राप्त होगा, जिसे रुपए में पढ़ें तो यह 3,36,000 करोड़ रुपए तक का आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। इससे हमारा राजस्व घाटा भी कम होगा और जीडीपी पर भी प्रभाव पड़ेगा। बकाया ब्याज पे बचत, मान लीजिए कि सरकार की ब्याज दर 7% हो तो 3,36,000 करोड़ रुपए का 7% 23,500 करोड़ रुपए वार्षिक बचत आता है। इससे उद्योगों और निवेशकों पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अब हमारे देश में एक प्रति व्यक्ति लाभ की भी संकल्पना है। अगर हम देखते हैं कि भारत की आबादी 140 करोड़ है और अगर कुल लाभ 3,36,000 करोड़ रुपए को बराबर बांट दिया जाए तो 2,400 रुपया प्रति व्यक्ति, यानी देश के हर नागरिक के हिस्से में लाभ लगभग 2,400 रुपये का आता है। दोस्तों लंबे समय के लिए भी हमें बड़ा लाभ होगा, जैसे बुनियादी ढांचा पर निवेश होगा 40,000 से 60,000 करोड़ रुपए। रोजगार सृजन, सुधार, मूल्य निर्धारण मुश्किल पर सकारात्मक है। तकनीकी निवेश, उच्च तकनीकी क्षेत्र में निवेश वृद्धि होगी। आइए दोस्तों हम देखते हैं, सिर्फ इसके लाभ देख रहे थे लेकिन इसकी आलोचनात्मक दृष्टिकोण से भी विवेचना करते हैं। संपत्ति का अवमूल्यन होगा। कुछ विशेषज्ञों का तर्क है कि कई बार बाजार परिस्थितियों के कारण कंपनियों को कम मूल्य पर बेची जाती हैं, इससे राष्ट्रीय संपत्ति का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। रोजगार पर भी प्रभाव पड़ेगा। निजीकरण के बाद लागत घटने के कारण रणनीति में कर्मचारियों की संख्या कम की जा सकती है या सामाजिक असंतोष का कारण बन सकता है। रणनीतिक नियंत्रण, यदि अत्यधिक निजीकरण हो जाता है तो सरकार का नियंत्रण कमजोर हो सकता है। इससे विशेषकर रणनीतिक क्षेत्रों में इसके दीर्घकालिक लाभ क्या हैं? सरकार की बैलेंस शीट हल्की होगी, पूंजी बाजार गहराएगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और वैश्विक निवेशकों का विश्वास मजबूत होगा। परंतु सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि प्रक्रिया पारदर्शी हो, मूल्यांकन निष्पक्ष हो, कर्मचारी हित सुरक्षित रहें और राजस्व का उपयोग उत्पादक क्षेत्रों में किया जाए। अब इसका एक विनिवेश 2.0 का एक आर्थिक प्रयोग है या संरचनात्मक परिवर्तन। विनिवेश 2.0 केवल शेयर बिक्री का कार्यक्रम नहीं, यह भारतीय राज्य की आर्थिक भूमिका को पुनर्परिभाषित करने की कोशिश है। यदि इसे पारदर्शिता, सामाजिक संतुलन और रणनीतिक दूरदर्शिता के साथ लागू किया गया तो यह भारत की अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतिस्पर्धी और कुशल बना सकता है। पर यदि यह केवल राजस्व जुटाने का साधन बनकर रह गया तो इसकी क्षमता सीमित रह जाएगी। भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां राज्य और बाजार के बीच की रेखाएं नए सिरे से खींची जा रही हैं। विनिवेश
2.0 उसी पुनर्रेखांकन का नाम है। यह कहानी अभी अधूरी है, परिणाम आने वाले वर्षों में दिखेंगे, जब यह स्पष्ट होगा कि यह कदम आर्थिक नवजागरण की चाबी बनेगा या केवल एक बजटीय औजार बनकर रह जाएगा। दोस्तों, इस तरीके की रोचक और अच्छी जानकारी जानने के लिए, सारगर्भित जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।